हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करते हैं। आज जुलाई 29 है 2023। टुडे इट्स सैटरडे एंड द हिंदू न्यूज़पेपर में आज द परफेक्शन आईएएस की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे वी आर डिस्कसिंग दी टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आई वेलकम यू ऑल अबोर्ड ऑन दिस डिस्कशन। और इस डिस्कशन में हम आज के हिंदू न्यूज़पेपर के अलावा ये सारे टॉपिक्स, जो 8 टॉपिक्स आपके सामने लिस्ट किए गए हैं, ये सारे 8 टॉपिक्स कवर करेंगे न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ। तो स्टार्टिंग में ही आई आस्क फॉर सॉरी, क्योंकि द थिंग इज दिल्ली में बहुत ही तेजी से वायरल फैल रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी थोड़ा सा सावधान रहें, ठीक है, और अपने आप को सर्दी से बचाएं और फ्लू से बचाएं और डेंगू से बचाएं। मुझे भी थोड़ा सा सर्दी हो गई है, तो मे बी मेरा वॉइस थोड़ा सा इरिटेटिंग हो, बट yes, we will start our discussion today. And Supreme Court has granted bail to Vernon Gonsalves and Arun Ferreira. दोनों को बेल मिली है, दोनों एक्टिविस्ट्स को बेल मिली है। और ये लोग क्यों अक्यूज थे, किस केस में? भीमा कोरेगांव केस में। और इन्होंने 5 साल जेल में बिताए और उसके बाद इनको बेल मिला। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टुडे कि जस्ट बाय होल्डिंग और स्प्रेडिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर does not mean that they are propagating violent acts, or they are or just by participating in the seminars you cannot directly call anyone a terrorist act, और आप किसी भी चीज को टेररिस्ट एक्ट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों कौन थे? भीमा कोरेगांव केस क्या था, भीमा कोरेगांव बैटल क्या था, और ये एल्गर परिषद क्या होती है? एल्गर इज एक्चुअली मीनिंग लाउड। एल्गर का मतलब क्या होता है? लाउड, ठीक है ना। तो दिस वाज अ लाउड इनविटेशन which was given by the Mahar community or the lower castes on the anniversary of भीमा कोरेगांव बैटल, ठीक है। तो अब ये भीमा कोरेगांव बैटल क्या था और भीमा कोरेगांव केस क्या है पूरा, इसको देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। भीमा कोरेगांव बैटल was fought in January 1818 and this is a place in पुणे महाराष्ट्र जिसका नाम है भीमा कोरेगांव, ठीक है। और इस टाइम पे क्या चल रहा था? इस टाइम पे चल रहा था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। एंड दिस बैटल इज अ पार्ट ऑफ दिस मेजर वॉर दैट वाज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंड दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ पेशवा वर्सेस द मराठा पेशवा फैक्शन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग लड़ रहे थे, these were the these were around 800 soldiers who were of महार कम्युनिटी, ठीक है। अब ये महार कम्युनिटी के थे, देवर दलित्स और देवर अनटचेबल्स, एंड दे वॉन द वॉर, दे वॉन द बैटल एक्चुअली। एंड इस टाइम पे पेशवा को डिफीट किया, एंड दिस पेशवा वाज पेशवा बाजीराव सेकेंड। एंड अराउंड 28,000 पीपल का फोर्स था किसके पास? पेशवा के पास। और यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में महार कम्युनिटी थी, देवर ओनली 800, ठीक है। अब ये बैटल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस वाज signified as a victory of Mahar community against the caste injustice which was there under the Peshwa rule, ठीक है। तो कास्ट इनजस्टिस जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था बेस्ड ऑन कास्ट, उसके अगेंस्ट में, सो दिस वाज नॉट अ फाइट व्हिच वाज सिग्निफाइड एज अ बैटल वन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी बट अ बैटल वन बाय लोअर कास्ट अगेंस्ट द अपर कास्ट। तो अब इसका सिग्निफिकेंस जो लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट है, ये रहेगा कब तक? जब तक ये लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट का डिवाइड रहेगा। इसलिए इस वॉर को या इस विक्ट्री को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है।
और इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पता ही था हमें दैट इट्स ऑलवेज प्रोपेगेटिंग द कम्युनल फोर्सेस एंड इट्स ऑलवेज एक्सप्लॉइटिंग द कम्युनल लाइंस, जो कम्युनल डिवाइड है इंडिया में उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक विक्ट्री पिलर बनाया टू कमेमोरेट दोज हु फॉट फॉर देम। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजिट किए ऑन द साइट ऑफ भीमा कोरेगांव विक्ट्री पिलर, और वहां पे गए। तो दिस एड्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस, एंड दैट इज वाई कि ये जो जगह है यहाँ पे हमेशा क्या किया जाता है, दैट दिस बैटल और दिस इंसिडेंट इज ऑलवेज लाइक सेलिब्रेटेड। अब इसमें क्या हुआ, लास्ट टाइम देर वेर सम पोएट्स, देर वेर सम एक्टिविस्ट्स, देर वेर सम लिटरेट पर्सन्स लाइक वरवर राव, लाइक जिनका यहाँ पे नाम आया है अभी, गोन्साल्विस। ठीक है, ये गए थे 2018 में, और 2018 के केस में जब भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था, तो 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ। और वायलेंस क्यों हुआ, क्योंकि अगेन दे वेंट फॉर द 200th एनिवर्सरी। 200th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक चीज बिठाई गई जिसका नाम था एल्गर परिषद। ठीक है, अब एल्गर परिषद को कन्वीन करना था और 200th एनिवर्सरी को मनाना था। और इस टाइम पे दे आस्क्ड, एल्गर मींस लाउड इनविटेशन, एंड दे इनवाइटेड ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स टू कम एंड पार्टिसिपेट देयर। वहां पे दिस पार्टिसिपेशन वाज प्रोटेस्टेड बाय द अपर कास्ट। और उस टाइम पे क्या हुआ, वहां पे इंजरीज हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, वायलेंस हुई, और उस वायलेंस में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उस वायलेंस में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड आफ्टर दैट डिसेंट या बाकी सारी चीजें जितनी भी है इससे रिलेटेड, उन पे बहुत सारे डिबेट्स चले थे, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, भीमा कोरेगांव बैटल क्या थी, और भीमा कोरेगांव केस क्या था, और इनको क्यों किया गया था अरेस्ट, और एल्गर परिषद क्या थी। डन। इसके बाद चलते हैं सेकंड न्यूज पे। सेकंड न्यूज इज अबाउट मॉब लिंचिंग एंड मॉब फ्यूरी। मॉब फ्यूरी मींस मॉब लिंचिंग, और विजिलेंटिज्म मींस टेकिंग द लॉ इन योर ओन हैंड्स। विजिलेंटीज, दोज हु आर द विजिलेंटीज, दे टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स, और वो खुद से ही सजा दे देते हैं किसको, जो भी उनको लगता है कि ये गलत कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में 2018 में, 2017 में देयर वाज दिस केस जिसका यहाँ पे नाम है, ठीक है, दैट इज तहसीन पूना वाला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड सम ऑफ दी गाइडलाइंस, ठीक है, टू डील विद मॉब लिंचिंग। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज एंड टेक द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग सीरियसली। ठीक है, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट गेव प्रिवेंटिव, रेमेडियल एंड प्यूनिटिव मेजर्स फॉर व्हाट, फॉर मॉब लिंचिंग। ठीक है, अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। अब ये मॉब लिंचिंग होती क्या है, दिस इज एन एक्ट ऑफ मोर देन 50 पीपल। ठीक है, और इसमें जो अभी इसका हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कॉजेस क्या होते हैं, टर्म क्या होती है। तो दिस इज एक्चुअली अ लार्ज ग्रुप। ठीक है, लार्ज ग्रुप वायलेंस करता है। वाई, बिकॉज दे थिंक दैट द ऑफेंसेस done against the human body or the property in this violence, they harm the property, they harm the these humans which are there, and they think that they have this power to punish other। और वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अपना रूल ऑफ लॉ वायलेट करके अपने हाथों में लॉ क्यों लेते हैं, बिकॉज देयर आर सम कॉजेस। और कॉजेस क्या है इसके, मॉब लिंचिंग के कॉजेस क्या है, सबसे पहला कॉज है इंटॉलरेंस। ठीक है, कि दैट जो कोई और इंसान काम कर रहा है, वो काम आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि वो क्यों कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एक्ट मॉरल हो या इमोरल एक्ट हो, बट आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट कैन बी मॉरल फॉर समवन, इट कैन बी इमोरल फॉर समवन। ठीक है, मोरालिटी इज टोटली सब्जेक्टिव इन नेचर। तो आप इनटॉलरेंट हो तो इसलिए आप उसको सजा दोगे। प्लस देयर आर बायसेस। ठीक है, बायसेस ऑफ व्हाट, बायसेस ऑफ कास्ट, बायस ऑफ क्लास,
एंड रिलीजन। अब आप पहले से ही किसी रिलीजन के प्रति आपको हेट है, आप उस रिलीजन से नफरत करते हो, आप उस कास्ट से नफरत करते हो, आप उस क्लास से नफरत करते हो, चाहे वो लोअर कास्ट है अपर कास्ट है, तो आप उस बायस की वजह से और उस आइडेंटिटी की वजह से यू विल स्टार्ट व्हाट डेवलपिंग अ prejudice एंड देन यू विल दिस prejudice विल बी रेज्ड, और उसके बाद धीरे 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 दिस विल टर्न इनटू एन एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है। प्लस काउ विजिलेंटे। काउ विजिलेंटे। थर्ड इज स्पीडी जस्टिस नहीं है। It said that justice delayed is justice denied. And then is inefficiency of police administration. ठीक है ना। तो अब मॉब लिंचिंग में अगर आप देखो तो इंडिया में पर्टिकुलरली केसेस आते हैं ऐसे दैट आर कम्युनल बेस्ड, विचक्राफ्ट और विच हंटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है। प्लस देर इज ऑनर किलिंग, देर इज काउ विजिलेंटिज्म, देर इज सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग, एंड देर आर थेफ्ट केसेस। होता क्या है कि दो लोग जा रहे हैं किसी बाइक पे स्कूटी पे, और लोगों को लगा कि ये उस बच्चे को देख रहे थे एंड दे आर चाइल्ड लिफ्टर्स, और लोग जाके उनको पकड़ के पीट देंगे। ठीक है। क्यों? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सस्पिशन दैट दे आर चाइल्ड लिफ्टर्स। अब इसमें इश्यूज क्या क्या है? ठीक है। इसमें इशू ये है मॉब लिंचिंग में दैट फर्स्ट इट वायलेट्स योर आर्टिकल 21, that is right to life and liberty. It also violates UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights. It also violates right to equality and prohibition of discrimination, that is Article 14 and Article 15. And the thing is, mob lynching is nowhere mentioned in the Constitution. However, it has not yet been incorporated under IPC. दो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और आईपीसी में भी नहीं है। So that is how Supreme Court was intimidating, and Supreme Court stepped into the judicial activism. And in the Tehsin versus Poonawala case, Tehsin S. Poonawala versus Union of India case, it laid down several provisions, जिसमें there were 11 guidelines about punitive, preventive, and remedial measures to be taken while dealing with the horrendous act of mobocracy। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें और क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर सकते हैं, या स्पेशल टास्क कोर्ट्स सेटअप कर सकते हैं। प्लस देयर शुड बी विक्टिम कॉम्पनसेशन। है ना। और जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक स्टेप्स एंड सबमिट दो स्टेप्स टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स अगेंस्ट सच कंप्लेंट्स। ठीक है। तो देर आर ओनली 3 स्टेट्स, जिसमें मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, who have enacted laws for mob lynching। ठीक है। तो नाउ अब इसमें करना क्या चाहिए? और तो वी विल डू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कॉम्पनसेशन, एंड देन this pathological subversion of principles, this has to be deal with pathological subversion of principles. This is more of a behavioral
टेंडेंसी। एज अगर आप देखो तो ये मॉब जो है, जो ये मॉब है, ये क्या करती है, ये एक्चुअल में अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाती, एंड दे एक्ट इन सच अ वे दैट दे नो दैट देयर इज नो लॉ। और उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, दे एक्ट इन सच अ वे कि उनको ये चीज याद नहीं रहती है दैट हाउ मच हार्म आर दे कॉजिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज, और हाउ मच हार्म आर दे कॉजिंग टू द पर्सन अगेंस्ट whom दे आर डूइंग दिस मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें, तो बिहेवियरल टेंडेंसीज को चेंज करना है। एडिटोरियल सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, देन कमिंग टू दी फ्लोर, एंड अभी आपको पता होगा दैट देर इज दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अभी स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है दैट दे विल दे अलाउड, स्पीकर एक्सेप्टेड टू अलाउ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द करंट रूलिंग पार्टी। हाउएवर, अगर आपको पता हो तो 10 बजे से पहले पहले देनी पड़ती है, और 10 दिन का टाइम होना चाहिए मिनिमम नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसको अलाउ करने तक, और 10 दिन के बाद वो खत्म हो जाती। तो इसलिए 2 दिन पहले ही उनने अप्लाई कर दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, और 12 दिन अभी बचे हुए हैं मॉनसून सेशन में। हाउएवर, फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर प्रहलाद जोशी, who is currently a minister, and he says he is a minister of parliamentary affairs ministry, and he asked opposition that if you are actually in this thing that you want to check the majority of the government, that whether the ruling party is holding the majority or the confidence of the house, you can easily defeat the bills, and you can show that no, they do not have the majority, and they do not have the majority support in the house, और वो तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है ना, तो लिविंग असाइड द डिबेट of what they are doing in the parliament, actually there are 3 bills which have been passed, and इसमें से 3 में से एक बिल ये भी है, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, अब जो ये बिल है, इस बिल के क्या प्रोविजन है लार्जली हम देखेंगे, इस बिल का मतलब क्या है और ये बिल क्या करना चाहती है। नथिंग मोर देन दैट वी विल सी। क्यों? क्योंकि ये बिल जब तक पास होगी, जब तक ये एक्ट बन जाएगी, तब तक हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, this bill actually increases the private sector participation, increases the private sector participation। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कहां पे इंक्रीज कर रही है? इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। और इसमें कौन कौन सा मिनरल लेके आ रही है ये? लिथियम, जिसका एक्सप्लोरेशन दे विल बी अलाउइंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम टू प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। तो दिस बिल वुड अलाउ द ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स used extensively for batteries and electric vehicles. Plus, this also brings 8 of the atomic minerals, जिसमें lithium, bearing minerals, zirconium, beach sand, titanium। बीच सैंड पे, मोनाजाइट बीच सैंड पे पर्टिकुलरली यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट वेदर इट्स अ मेजर मिनरल और अ माइनर मिनरल। ठीक है, एंड देन इट कम्स टू द मिनरल्स ऑफ रेयर अर्थ। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं like यूटेनियम और थोरियम, and they all are categorized as critical and strategic minerals। ठीक है, कौन कौन आएगा इसमें? 12 मिनरल्स है, लिथियम, जिरकोनियम, बीच सैंड मिनरल्स, हाँ, एंड टाइटेनियम। इसको लिख के रखो, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूटेनियम, थोरियम, और इनको क्या बोला गया है? क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक minerals। ठीक है, and center have this power to give concessions to these minerals to both public and private mining companies। ठीक है, this bill
will empower central government to exclusively auction mining lease and composite exploration licenses for these critical minerals such as gold, silver, platinum and copper. उनके लिए जो exclusive right होगा auction का या mine leasing का, ठीक है, वो सेंटर के पास होगा। प्लेटिनम एंड कॉपर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी इंट्रोड्यूस दिस बिल इन लोकसभा, और ये कुछ चेंजेस है जो ये बिल लेके आएगी। एंड आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ द इंपॉर्टेंस विच वी शुड गिव टू दिस बिल, ठीक है, जब तक ये एक्ट नहीं बन जाती। प्लस देर आर टू मोर हेल्थ रिलेटेड बिल्स विच आर पास्ड विदाउट डिबेट इन लोकसभा। और विदाउट डिबेट क्यों पास हो रही है बिल्स, या बिल कभी भी विदाउट डिबेट क्यों पास होती है? क्योंकि पार्लियामेंट में चल रही है उथल पुथल, अपोजिशन इज नॉट अग्रीइंग ऑन एनी डिबेट, ठीक है। दे वांट ओनली वन थिंग, दैट इज पीएम टू रिलीज अ स्टेटमेंट ऑन मणिपुर। दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व into a healthy debate on the bills which are being passed, है ना। तो मणिपुर का जो सिचुएशन है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें we all agree that prime minister should take pains to intervene, बट द थिंग इज कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। तो द थिंग इज देयर शुड नॉट बी दिस लैक ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट, और ये जो चीज है लैक ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट, दैट इज समथिंग विच हैम्पर्स द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और इस चीज को आप लिखोगे अपने कहा आंसर में, मेंस में, दैट इज हाउ lack of debate or how the opposition, the ruckus created by the opposition on petty issues or on issues which are there going around, which are the issues of national importance, but the avoidance of a healthy debate in the parliament is hampering the participatory democracy for which Indian constitution stands. और दो bills pass हुई है, national nursing midwifery commission bill and national dental commission bill 2023। तो पहली बिल क्या करेगी? This will set up a national nursing and midwifery commission. So according to the Indian nursing record till 2022, there were around 33 lakh nursing personnel registered in the country। ये एक चीज होगी, और दूसरी चीज, इस बिल में इससे ज्यादा अभी पढ़ना नहीं है कुछ, बिकॉज जस्ट द बिल हैज पास्ड, है ना। तो दिस विल टेक केयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स। प्लस देयर विल बी दिस डेंटिस्ट एक्ट 1948 का, जिसको रिपील किया जाएगा, और उसके बदले आएगा क्या? नेशनल डेंटल कमीशन बिल, विच विल सेट अप ए नेशनल डेंटल कमीशन ऑल्सो, and this will ensure high quality oral health care as there are only 2.89 lakh dentists in India which are who are registered, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंडिया जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कोऑपरेशन, जयशंकर, ठीक है। अब ये क्या है? देयर वाज दिस डिबेट on India and on this there is a forum called as India Japan Forum which held a debate, and इसमें the conflicts in Taiwan Strait, है ना, Dr. Jaishankar has highlighted the conflicts in Taiwan Strait, and it says that we will work on peacetime cooperation because the two countries are natural partners as in facing the challenges of a future world order। और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में जो चैलेंजेस है दोनों कंट्रीज को लेके, ठीक है, तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं? पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो यहाँ पे ये हाईलाइट करे या ना करे, दैट इज बीजिंग, है ना। बीजिंग इज अ क्रिटिकल चैलेंज व्हेन वी टॉक अबाउट मैरी टाइम, ठीक है, और वी टॉक अबाउट पीस टाइम, है ना। सो इट्स एक्चुअली द पीस टाइम कोऑपरेशन विच इज व्हेन यू आर टेस्टेड, ठीक है ना, कि व्हेन इट्स पीस एट दैट टाइम यू शुड बी कोऑपरेटिंग, और व्हेन इट कम्स टू वॉर एट दैट टाइम यू विल कोऑपरेट, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, उस टाइम तो आप कोऑपरेट करोगे व्हेन इट कम्स टू वॉर टाइम, बट व्हेन इट इज पीस टाइम यू नीड टू कोऑपरेट, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इंडो जापान रिलेशंस, और इंडो जापान रिलेशंस में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो बहुत जरूरी है। तो वी आर अ पार्ट ऑफ 2+2 डायलॉग, ठीक है, प्लस वी आर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइजेस फॉर पीस टाइम। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी? जिमेक्स, वीर
गार्डियन, शिन्यू मैत्री एंड धर्म गार्डियन। तो जो ये जिमेक्स है ये नेवल एक्सरसाइज है, एंड दिस वीर गार्डियन एंड शिन्यू मैत्री, these are with air force and this is army, and the much touted one is Malabar, which is with the naval forces। ठीक है, इट्स ए नेवल एक्सरसाइज। तो इसके बाद वी हैव अ कॉमन ग्रुपिंग, which are our common groups। one is Quad, G20, G4 और ITER, दैट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप्स है जिनमें हम काम करते हैं। आर पॉलिसीज आर इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, जो बनाया गया था 2017 में, विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, और जापान का अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, then when it comes to investment, तो India has been the largest recipient of Japanese official developmental assistance loan, and Delhi's metro, जो particularly दिल्ली की metro है, it is one of the successful examples of Indo-Japan cooperation। Plus Japan has also provided a soft loan for what, for India's western dedicated freight corridor for building high speed railways in India। And when it comes to economic relations, ठीक है, तो जापान इंडियाज बायलेटरल ट्रेड टोटल वैल्यूड अराउंड USD 20.57 बिलियन। ठीक है, फॉर द ईयर 2021-2022, and it's more than that currently, and India is 18th largest trading partner of Japan, while as Japan is India's 12th largest trading partner। There is India Japan digital partnership also, which works for the digital economy, Internet of Things and artificial intelligence। There is strategic clean energy participation also with Japan and India। ठीक है, which works for solar and hydrogen and ammonia related developments। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो these are some points which are there। However, there is this US-China rivalry which may cause some influence on Indo-Japan relations sometimes। ठीक है, तो talking back about the Dr. Jaishankar's comment, that is that we are natural partners। ठीक है, and it's actually the peace time where we should cooperate and where we are actually tested, the two countries are tested in the peace times। ठीक है, तो ये चीजें या ये पॉइंट हमें काम आ सकता है हमारे इंट्रोडक्शन में, या आप इसको कंक्लूजन में ला सकते हो अपने। मणिपुर वीडियो ओपन्स न्यू फ्रंट्स इन इंटरनेट बैन डिबेट। ठीक है, तो इंटरनेट बैन डिबेट में
एक्चुअल में अगर आपको याद होगा तो 2 महीने इंटरनेट बंद होने के कारण मणिपुर से जब 2 महीने के बाद इंटरनेट बैन हटा तो वी सॉ अ वीडियो ऑफ 2 वुमेन बीइंग पैरेडेड नेकेड, और उसके बाद कुछ और वीडियोस भी आ गए, सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर से भी कुछ और वीडियोस आ गए थे सेम, ठीक है, इन विच अ वुमन वाज सेट अब्लेज इन हर house, and it was set ablaze. The house was also torched by the local woman only, ठीक है। तो कुछ ऐसे वीडियोस आ गए जिनने इंटरनेट पे हलचल मचा दी। पीपल वेंट इन फ्यूरी एंड एंगर, और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए ऑन दैट थिंग कि ये सब नहीं होना चाहिए था। एंड दिस डिबेट ऑफ इंटरनेट बैन, एंड अगर आप इसको लिंक कर पाओ तो ट्राई ने जो एक पेपर निकाला था फॉर पब्लिक कंसल्टेशंस अबाउट बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया एप्स selectively in disturbed areas, कि जहां जहां भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई है, तो वहां पे कुछ सोशल मीडिया एप्स जो यूज होते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन में, जहां से फेक न्यूज सर्कुलेट हो सकती है या बाकी सारी चीजें सर्कुलेट हो सकती है, वहां पे वी कैन बैन सोशल मीडिया एप्स सेलेक्टिवली, ठीक है। तो हाउएवर दिस इंटरनेट शटडाउन हैज कॉज्ड कि हाँ इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड द अदर थिंग्स, बट द प्रॉब्लम हियर इज इन दिस आर्टिकल देयर आर नो सच पॉइंट्स जिनको हम उठा सकते थे अपने आंसर के लिए। तो वी विल गो बैक अगेन टू आवर कन्वेंशनल डिबेट ऑफ इंटरनेट बैन, that internet is actually as per the judicial interpretation, it's a right to it's a right to life, and it's a part of right to life, article 21, ठीक है, and right to free and internet net with net neutrality, right to internet with net neutrality is actually what has to be sought for, है ना, is actually which we ought to be established in India, and there should be equality in the डिजिटल डोमेन ऑल्सो, है ना, क्योंकि अभी क्या है, इंटरनेट बैन हर एक सेक्टर को हैम्पर करता है, चाहे वो इकोनॉमी है, वो एजुकेशन है, वो सिक्योरिटी का डायमेंशन है, या वो कोई और डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन को अफेक्ट करता है इंटरनेट बैन जब लगता है कहीं पे भी, है ना। तो अगेन गोइंग बैक टू द कन्वेंशनल डिबेट ऑफ वेदर इट्स good or bad, it's a debate between welfare, it's a debate between information, it's a debate between right to life, and a debate between internal security of the state, ठीक है। तो however ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको हम यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। देन कमिंग टू द चिप मेकिंग इंडस्ट्री, तो PM has made a strong pitch to global investors at Semicon India Conclave. This conclave was held. Semicon India Conclave is for attracting foreign investment into the semiconductor industry. इसको याद रखना है, why is Semicon India Conclave held? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो देयर इज अ फर्म और यूएस based semiconductor firm which has planned for $400 million of investment over next 5 years in India. So this was held in Gandhinagar, Gujarat on Friday, and there will be $400 million investment in the semiconductor industry. What are semiconductors? Semiconductors are chips, okay, which are used in electric devices, and they are crystalline, solid, intermediate chips for electrical conductivity between conductor and insulator, ठीक है। So they are actually employed in manufacturing of various kinds of electric devices, diodes, transistors, and integrated circuits. They are found a wide application of their compactness, reliability, power efficiency, and they are used in optical sensors, light emitters, and solid state lasers. और इंडिया का
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके देयर इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, and India Semiconductor Mission was launched in 2021. और ये जो मिशन है, this has a financial outlay of 76,000 crore, and this is a mission under Ministry of Electronics and Information Technology. This is a comprehensive program for sustainable semiconductor industry. ठीक है, and this aims to provide financial support to those who are investing in semiconductor industry, and this will be led by global experts and industry led development. जो global industry है वो यहाँ पे लोगों की help करेंगे with the government being the mediator. तो the scheme for setting up semiconductor fabs or semiconductor fabrication units or semiconductor wafer fabrication facilities will be set up in India, और इनको सेटअप करने के लिए लगती है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, और उन लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. प्लस there will be setting up of display fabs in India. Large TFT LCDs, AMOLED based display fabrication facilities will be there. जो आप देखते हो बाहर एयरपोर्ट पे देखा होगा, बाहर देखा होगा, बड़े बड़े LCDs होते हैं फॉर दी एडवर्टीजमेंट एंड ऑल. तो वैसे LCDs को बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती है. प्लस दिस स्कीम इज फॉर setting up compound semiconductors, silicon photonics, and testing, marking, and packaging of semiconductors. The scheme will provide around 30% of capital expenditure. जो होगा इसका fiscal support to the applicants will be provided. ठीक है. प्लस देयर विल बी अ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें अगर कोई यूनिक डिजाइन है फॉर इंटीग्रेटेड चिप्स, सिस्टम ऑन चिप्स और आईपी कोर्स के लिए, अगर कोई यूनिक सा आइडिया है या इनोवेटिव कोई डिजाइन है, ठीक है ना, तो देन देयर विल बी अ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव scheme for the development of semiconductors. ठीक है. So that's all. The most important thing is the vision of this mission, and that is to build vibrant semiconductor and display design innovation ecosystem in India. ठीक है. तो इस चीज को याद रखना है, और ये चीज हमारा बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस दोनों में आ सकता है. तो एप्लीकेशन पार्ट आ सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, या सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशन आ सकता है. तो दीज एप्लीकेशंस आर यूज्ड in smartphones, radio, TV, laptop, computer, and other medical equipments. मेडिकल इक्विपमेंट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ई व्हीकल्स. गर्ल्स ये कोई चीज नहीं है जिसको ये छोड़ते हैं, बट यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग, कि वो वाला डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता हो. अगर आपके ऑप्शंस में 5 से 8 ऑप्शंस आते हैं कि इनमें से सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जिस जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता हो, उस डिवाइस में, चाहे वो बैटरी ऑपरेटेड हो या चाहे वो नॉर्मल कोई डिवाइस हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता हो, उस डिवाइस में देयर आर हाई चांसेस दैट सेमीकंडक्टर्स कैन बी यूज्ड, और सेमीकंडक्टर्स का यूज किया गया होगा उन डिवाइसेस में. तो आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज में. And there is this plan that we need to establish a legally binding instrument to end the plastic pollution. और अगर आपको प्लास्टिक पोल्यूशन देखना ही है, तो आप ग्रेट पैसिफिक पैच, है ना, ये अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन किस हद लेवल पे इंक्रीज हो चुका है. और अगर आप देखो तो अभी कुछ दिन पहले
लद्दाख, हिमाचल, शिमला, कश्मीर, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे वीडियोस आ गए थे एंड फोटोज आ गए थे सोशल मीडिया पे। अगर आप चलाते हो तो आपको पता चलेगा दैट बहुत सारे फोटोज या वीडियोस आ गए थे इस चीज को लेके कि टूरिस्ट्स आर कमिंग एंड दे आर लिविंग बिहाइंड ऑल द गार्बेज दे कैरी विद देम। वो रैपर्स, वो चॉकलेट रैपर्स, वो चिप्स के रैपर्स, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, वो सब ऐसे ही फेंका हुआ है, हर जगह पे छोड़ देते हैं। एंड दैट इज हाउ दिस प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ मेनेस, बिकॉज इट्स द चीपेस्ट मोस्ट। है ना, आप दुकान पे सब्जी लेने जाते हो, आपको प्लास्टिक का जो वो पॉलीबैग होता है वो आपको इजीली दे देता है क्योंकि इट्स चीप, बट दैट पॉलीबैग टेक्स सेंचुरीज टू डिग्रेड। है ना, तो दैट्स व्हाई आर पीएम हैज कॉल्ड ऑन G20 nations that we need to establish a comprehensive and internationally legally binding instrument to end this pollution. Otherwise यहाँ पे इससे क्या होगा, अगर कोई लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होगा देन कंट्रीज विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज पोल्यूशन ऐसा चीज है, चाहे ये प्लास्टिक पोल्यूशन है या चाहे ये कोई और पोल्यूशन हो, है ना। माइक्रोप्लास्टिक्स का अगर आपको पता हो तो दे कैन अफेक्ट इवन, अगर वो अंटार्कटिका में भी हो कोई जो वहाँ लोग रहते हैं तो उनको भी अफेक्ट करती है, बिकॉज देयर वेर स्टडीज जिसमें आर्कटिक ओशियन में जो स्पीशीज पाई जाती है उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। है ना, तो दिस प्लास्टिक पोल्यूशन हैज दैट मच ऑफ सिवियरिटी इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो इसको देखना जरूरी था और इसीलिए देर इज एन इनिशिएटिव और जिसको आप कोट कर सकते हो डायरेक्ट एज इट इज इन योर एग्जाम व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक पोल्यूशन और पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो क्वेश्चन में आए या चाहे वो आंसर में आए या चाहे वो इंडिया की लीडरशिप में आए। तो इंडिया की लीडरशिप में भी आप इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो दैट हाउ इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स इन कंट्रोलिंग द pollution and reversing the damage which has been caused to the mother earth. Moving forward, India has changed its nationally determined contributions also। और कल के लेक्चर में हमने एनडीसीज को पूरा अच्छे से देखा था कि एनडीसीज कितना चेंज हुआ और इंडिया के नए टारगेट्स क्या है। ठीक है, 2030 तक के जो टारगेट्स हैं हमारे, वो सारे टारगेट्स हमने देखे। आज हम इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, कि इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है और इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो का 2070 का, वो देखते हैं। Plus UN Climate Convention and the Paris Agreement to help Global South fulfill its developmental needs and the climate friendly way, helping the developmental aspirations or fulfilling the developmental aspirations in climate friendly way। और अगर आपको इसको देखना है तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, ठीक है, which is on its track to establish what or to achieve the Paris अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको एस्टेब्लिश, उसको अचीव करने के लिए इंडिया इज ऑन इट्स ट्रैक। पीएम मोदी हैज आल्सो हाइलाइटेड समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। तो जितनी भी छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स है तो उनको उन्होंने बुलाया है इस टाइम पे, दैट इज लार्ज ओशियन कंट्रीज। ठीक है, तो जो हमारे पीएम का एक बहुत ही अच्छी चीज है दैट ही यूजेस अ गुड वोकैबुलरी। है ना, अगर आपने देखा होगा ही यूज अ गुड वोकैबुलरी, चाहे वो डिसेबल को स्पेशली एबल्ड बोलना और वो स्मॉल आइलैंड कंट्री को लार्ज ओशियन कंट्री बोलना, दैट इज समथिंग विच सेट्स अ बिहेवियर इन अ डिफरेंट वे। और वो चीज है जो आ, उस इंसान को जिसके लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स बोली जाती है, ठीक है, ये चीज होती है परसुएशन की। परसुएशन आपके एथिक्स का पार्ट है ना, और ये परसुएशन का स्किल जो है ये आपके अंदर होना चाहिए। और परसुएशन जो है ये कहाँ से आता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस परसुएशन इज कम्युनिकेशन, दैट हाउ वेल डू यू कम्युनिकेट। और यही एक चीज है, कम्युनिकेशन ही एक चीज है जिससे आपकी लाइफ सेट होती है और आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, दैट हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। है ना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, वो आपके घर वाले हो, वो आपकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, वो आपके अराउंड आपके कलीग्स हो या आपके अराउंड आपके बैचमेट्स हो, उन सब के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ परसुएशन। ठीक है, दैट इज हाउ यू स्टार्ट परसुएडिंग देम। और कम्युनिकेशन के बाद आता है इमोशनल कोफिशिएंट, दैट इज EQ। है ना, हाउ यू बैलेंस योर internal emotions and how you balance your emotions which are there abruptly on that level। तो इमोशनल कोफिशिएंट होना जरूरी है और जिसका इमोशनल कोफिशिएंट वीक होता है वही लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। एंड जिसका इमोशनल कोफिशिएंट हाई होगा वही इन लोगों को परसुएड कर सकता है फॉर एन एथिकल बिहेवियर। ठीक है, तो आपका एथिक्स भी कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल एथिक्स में दे देना कि हाउ पीएम मोदी यूजेस दीज टर्म्स फॉर स्पेशली एबल्ड और द लार्ज ओशन कंट्रीज। एंड मूविंग बैक टू आवर डिस्कशन, दैट इज दिस सोलर एनर्जी और द installed capacity of the energy of India। तो इसको देखना है तो you will just check it once। ठीक है, India's installed capacity। तो अगर आप देखो तो इंडिया इज करंटली फोर्थ लार्जेस्ट और हैविंग द फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी installed in India। This includes large hydro power also। ठीक है, plus India is also fourth largest in wind energy and India is also fourth largest in solar energy। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर आप देखो तो टोटल में 172.72 गीगावाट्स इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स। नॉन फॉसिल सोर्सेज जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 172.72 गीगावाट्स। ठीक है, विच इज करंटली इंस्टॉल्ड इन कंट्री। प्लस दिस इंक्लूड्स 119, इसमें से 119.09 गीगावाट्स is renewable energy और दी इज दी renewable energy जिसमें 46.84 इज एक्चुअली लार्ज हाइड्रो पावर। ठीक है, उसके बाद देयर इज जनरेशन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज आल्सो एंड दिस नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज दे कंप्रोमाइज 42.6 42.2% of the total installed capacity। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी जनरेशन और एनर्जी सेक्टर की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल्स का कितना है रोल, 42%। कुछ फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं और ये फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है। तो अभी वी हैव ऑलरेडी सैंक्शनड 56 सोलर पावर और सोलर पार्क्स और सोलर पावर पार्क्स और सोलर पावर पार्क्स और सोलर पार्क्स which have a capacity of 39.28 gigawatts and these are set up in 14 states। ठीक है, एंड क्यूमुलेटिवली अगर आप देखो तो 1.52 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, हैव बीन इंस्टॉल्ड। और अगर आपको पता हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोलराइजेशन ऑफ दी फार्म सेक्टर। और इसमें अगर आपको देखो तो वी हैव एक्चुअली अ टारगेट ऑफ 15 लाख पंप्स। ठीक है, प्लस देयर इज अ नेशनल पोर्टल आल्सो जिसका नाम है सोलर रूफ टॉप .gov.in। इस पोर्टल पे जाके आप अपने लिए रजिस्टर करा सकते हो कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसके लिए यहाँ पे सब्सिडाइज्ड सोलर सेटअप मिलता है। ठीक है, जो वो अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रूफ पे फॉर पावरिंग दी हाउस और दी इक्विपमेंट्स ऑफ द हाउस व्हिच आर देयर यूज्ड। प्लस देयर इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI जिसमें देयर इज दिस नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एनर्जी एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स और PLI स्कीम के अंडर, है ना, तो PLI स्कीम के अंडर वी हैव नेशनल प्रोग्राम ऑन
हाई एफिशिएंसी solar PV modules which have a total outlay of 19,500 crores। ठीक है। और अगर आपको याद होगा, सूर्यग्राम ये कहाँ पे है? मोढेरा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज एंड सोलर पावर बेस्ड सेटअप। ठीक है, सूर्यग्राम जिसका नाम है, मोढेरा गुजरात में है। और मोढेरा गुजरात में और कौन सी साइट है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड, वो साइट का आप मुझे बता दो कि वो कौन सी साइट है जो मोढेरा में है, और मोढेरा न्यूज में क्यों था अभी रिसेंटली, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। समथिंग विच इज अ बिट लेस इंपॉर्टेंट बट altogether important because this land use changes, they are affecting animals which are under stress in Sahyadri plateau। सह्याद्री प्लेट्यू कहाँ पे है? ठीक है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कहाँ पे पड़ता है सह्याद्री। ठीक है। एंड व्हाट इज एक्चुअली लैंड यूज चेंज यहाँ पे? लैंड यूज में क्या चेंजेस आती है? लैंड यूज में चेंज ये है कि लोग यहाँ पे सह्याद्री प्लेट्यू में लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स मोनोकल्चर प्लांटेशन। और वो मैंगो और कैशू जो कि कैश क्रॉप्स है, वहां उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एम्फीबियंस इंसेक्ट्स या रेप्टाइल्स जो वहां पे रहते थे, दैट लिव अंडर अ क्रॉप ऑफ लूज रॉक, है ना, दे आर लूजिंग देयर ग्राउंड, दे आर लूजिंग देयर हाउस। So the rapidly changing agricultural trend in rock outcrops include abandoning traditional grain cultivation and establishing monocultural plantation of mango and cashews by destroying the natural plateau। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम था वहां का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोनोकल्चर प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है किनको? जो वहां पे स्पीशीज रह रही है। ठीक है। देन कम्स दी मुहर्रम विच इज अ सेक्रेड मंथ फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड दिस मुहर्रम मीन्स फॉरबिडन। ठीक है। थोड़ा सा और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसको देख लेना यहाँ पे, इस आर्टिकल को पॉज करके। कल हमने पढ़ा था दैट नाइजीरिया अभी तक नाइजीरिया में 5 बार कूप हो चुका है, एंड दिस विल बी द सिक्स्थ कूप। ठीक है, जिसमें दिस आर्मी जनरल हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द नाइजीरिया, एंड प्रेसिडेंट का फोर्स जो है दे आर प्रोटेक्टिंग हिम। वहां के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट मोहम्मद बजौम, एंड ही वाज डिटेन्ड बाय दिस। And now the thing is, Nigeria's Putschits named an army general as the new leader of the unstable jihadist hit nation on Friday। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इस न्यूज को या नाइजीरिया में जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे अभी, अब अगर वहां पे कूप हो गया है, तो अब जो यहाँ पे न्यूज आएगी अबाउट प्लेसेस इन न्यूज, है ना, प्लेसेस इन न्यूज, जो यहाँ पे प्लेसेस आएंगी इससे रिलेटेड कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मेजर सिटीज के नाम आएंगे। ठीक है। अगले कुछ दिनों में जब तक ये कूप चलेगा, तब तक कुछ मेजर सिटीज के नाम आएंगे। उन सिटीज के नाम हम लिख के रखेंगे, है ना। और अगर उन सिटीज के नाम रिपीट हो रहे हैं न्यूज में कॉन्टिन्यूअसली, तब उनको हम मैप पे हाईलाइट करेंगे और उन सिटीज का हम एक नोट बना के रखेंगे। प्लस जब ये कूप खत्म हो जाए, ठीक है, देन वी विल एनालाइज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट वंस अगेन। तब तक इस न्यूज का कुछ नहीं करना है जब तक ये चीज खत्म नहीं होती। ठीक है। और अगर ये चलती जाएगी, देन हमारे पास एक ही चीज होगी जब तक हमारा एग्जाम आएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो होगा कि नाइजीरिया में कौन सी प्लेसेस है जो न्यूज में है, और पर्टिकुलरली नाइजीरिया की इकोनॉमी जो हाईली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज हेयर दैट इज गवर्नमेंट हैज अलाउड इंडियन कंपनीज। ठीक है, जो इंडियन कंपनीज का मतलब क्या है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज, और ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये सेबी के पास रजिस्टर होंगी। और ये कहाँ पे रजिस्टर होंगी? ये स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होंगी। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई या एनएसई, है ना, यहाँ पे रजिस्टर होंगी। नाउ दीज इंडियन कंपनीज कैन लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या है? दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स, है ना, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन व्हाट? दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस। जो फॉरेन एक्सचेंज है,
है ना, जो फॉरेन एक्सचेंजेस है वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंज कौन सा है? ये अमेरिका का फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, ये लंदन का फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, ये यूरोप का फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है ना। तो जैसे हमारा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई एनएसई, वैसे ही आप बाकी सारे फॉरेन एक्सचेंजेस पे भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हो थ्रू आईएफएससी। और आईएफएससी क्या है? दिस इज गिफ्ट सिटी, है ना, गिफ्ट सिटी विच इज इन गुजरात। और ये क्या करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल, जो ये कॉर्पोरेशन है क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गुजरात में बेस्ड है गिफ्ट सिटी में, ये क्या काम करते हैं? ये इंटरनेशनल कंपनीज को और इंडियन कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या मतलब? मतलब ये कि इंडियन कंपनीज या बाहर की कंपनीज गिफ्ट सिटी से, पर्टिकुलरली बाहर की कंपनीज अभी तक गिफ्ट सिटी में इंडिया से फंडिंग रेज कर सकते थे। वो इंडिया में अगर कुछ ट्रेडिंग करना है उनको तो वो यहाँ से कर सकते थे। ये गिफ्ट सिटी में उनको लोन्स का प्रोसेसिंग कराया जाता था, उनका मॉर्टगेज का प्रोसेसिंग कराया जाता था, उनकी सिक्योरिटीज का प्रोसेसिंग, अंडर राइटिंग, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस यहाँ पे होती थी। नाउ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये दैट द फाइनेंस मिनिस्टर also has allowed a clearing mechanism and a market development fund to help डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। और बॉन्ड मार्केट अगर इंडिया का स्ट्रांग हो गया तो उससे क्या होता है? उससे इंडियन कंपनीज का रेपुटेशन इंक्रीज होगा। इंडियन कंपनीज का रेपुटेशन इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या लोन्स का अवेलेबिलिटी, उनके लिए बोरोइंग जो है वो इजी हो जाएगी। उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग इजी हो गया। उनके लिए बॉन्ड मार्केट में अगर उनको बड़ा मार्केट मिल गया फंड रेज करने के लिए, तो उनके पास एक्सेसिबिलिटी होगी टू द लार्ज नंबर ऑफ फंड्स। और वहां से उनको लो इंटरेस्ट रेट पे फंड्स मिलेंगे। और वहां से वो लोग क्या करेंगे? दे विल टेक अ मैसिव स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। और ग्रोथ होगी तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। और अगर आप यहीं पे देखो तो इंडियन फर्म्स हैव बीन परमिटेड टू डायरेक्टली लिस्ट देयर शेयर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। उसके बाद क्या लिखा है? दैट बोथ द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, ये पॉइंट याद रखना है, विल बी एबल टू एक्सेस ग्लोबल कैपिटल, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बोथ कंपनीज, हाँ, विल बी एबल टू एक्सेस ग्लोबल कैपिटल थ्रू दी आईएफएससी। ग्लोबल कैपिटल इनको मिलेगा, हाँ, ग्लोबल कैपिटल को ये एक्सेस कर पाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना है, ग्लोबल कैपिटल क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड दिस मैकेनिज्म एंड अ फंड टू फॉस्टर एन एक्टिव रेपो मार्केट। अब ये रेपो मार्केट क्या होता है? और यहाँ पे और क्या क्या चीजें बनी है? यहाँ पे बना है एक लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देयर इज ऑल्सो जिसका नाम है एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड। ये एएमआरसी क्या है? AMRCL क्या है ये? देन डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड क्या है? कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ पे सेटअप होने वाली है। और इसी चीज के का वजह से हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमारी कंपनीज के लिए, बाहर से फंड्स को रेज करना। तो अगर आप देखो तो गिफ्ट सिटी का पहला जो इंटरेक्शन था और जो फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव था, that was to access the capital market of what? कैपिटल मार्केट ऑफ सिंगापुर। तो पहला जो हमने स्टेप लिया था दैट वाज ट्रेडिंग विद गिफ्ट निफ्टी, जिसको बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। और इसमें सिंगापुर कैपिटल मार्केट को एक्सेस हुआ एंड ट्रेडिंग सेशन विटनेस्ड ओवर 30,000 ट्रेड्स। और 30,000 ट्रेड्स हुए इंडिया और सिंगापुर के बीच में। एंड दिस वाज बैक इन जुलाई 2022 वेयर पीएम मोदी एक्चुअली इनिशिएटेड दिस गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला चीज कि इससे होगा क्या और इससे क्या होता है एक्चुअल में। और ये गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल
फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। और इट्स मच लाइक ए मॉडर्न आईटी पार्क जैसे होता है वैसे ही। तो दिस विल सेट अप दिस गिफ्ट सिटी। द आइडिया ऑफ गिफ्ट सिटी वाज कंसीव्ड एट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007, ठीक है। 2007 में इसका आइडिया पहली बार आया और उसी टाइम पे इसको सोचा गया कि सेटअप करने के लिए, और उसके बाद इसको आई गेस 2 साल लगे थे और उसके बाद ये सेटअप हो गया था। नाउ आज का जो मूव है उससे क्या क्या होगा और उससे क्या क्या चीजें होंगी। तो पर्टिकुलरली नाउ द थिंग इज इंडियन कंपनी क्या होता है एक्चुअल में, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, है ना। अब इस कंपनी को फंड्स चाहिए। फंड्स क्यों चाहिए? क्योंकि इसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। इसको अगर फंड्स चाहिए तो ये कंपनी कहाँ जाएगी? ये जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना। और ये क्या करेगी? ये अपना पोर्टफोलियो या शेयर इशू करेगी, पोर्टफोलियो या शेयर्स इशू करेगी। और शेयर इशू करने के बाद जो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसके शेयर्स को खरीदेंगे, वो इसको फंड्स दे देंगे, है ना। और ये फंड्स जाएंगे इस कंपनी के पास और इस कंपनी का होगा ग्रोथ। अब ये जो चीज है ये लिमिटेड है विद इन इंडिया ओनली, है ना। नाउ अब इसके बाद क्या होगा? इंडियन कंपनी है और इसका नाम है एबीसी, है ना, सेम कंपनी। अब ये कहाँ जाएगी? इसके पास ऑप्शंस है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, या ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी। अब फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी तो वहां पे इसको बहुत ही बड़ा एक पूल मिलेगा फंड्स का, जहां से ये अपने फंड्स को जहां से ये फंड्स रेज कर सकती है अपने लिए। इसको बहुत बड़ा पूल मिलेगा इन्वेस्टर्स का। और अब होगा क्या? अभी जो करंटली इंडियन कंपनीज है वो और कहाँ से रेज कर सकती है पैसा? एक तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दूसरा ये रेज कर सकती है पैसा एडीआर से, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रेशियो, या जीडीआर से, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रेशियो। तो इसमें जो इंटरमीडिएरी होता है जो इसको फंड्स रेज करके देता है, दिस इज मोर ऑफ अ बैंकिंग टर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो बैंक होता है वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जहां से ये लोग अपना इजीली एक्चुअल में क्या करते हैं, फंड्स रेज करते हैं। तो एडीआर क्या है? ये चलता है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। और जीडीआर क्या है? ये चलता है हर एक स्टॉक एक्सचेंज पे, ग्लोबल लेवल पे। तो व्हाट इट इज एक्चुअली, दीज आर डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या है? These are American depository receipt and global depository receipt. What do we mean by depository receipt? Depository receipt is something कि एक बैंक दूसरी कंपनी को ये सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, कि आपने अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये एक बैंक सर्टिफिकेट होती है विच एक्ट्स एज शेयर, ठीक है। कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप एक काम करो, जो बाहर की कंपनी है अगर आपको उससे शेयर खरीदने हैं, या आपको अगर कोई बाहर का बंदा है जिसको इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने हैं, है ना, तो वो उस बैंक के थ्रू एक जीडीआर इशू कर देगा या जीडीआर के थ्रू इन्वेस्टमेंट अरेज कर लेगा, ठीक है। तो द बैंक विल एक्सेप्ट दिस डिपॉजिटरी रिसीट एंड दिस विल बी इशूड टू द कंपनी जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है किसी दूसरी कंपनी में। और अब क्या होगा? अब आर कंपनीज कैन इन्वेस्ट, दे कैन इशू शेयर्स इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है। एडीआर इशू होता है नस्डैक पे, है ना। और जीडीआर इशू होता है एलएसई, दैट इज लंदन स्टॉक एक्सचेंज, या फिर यूरोनेक्स्ट, ठीक है, विच इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फ्रांस। ऐसे ही किसी स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे आप एक्सेस कर सकते हो। क्या एक्सेस कर सकते हो? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? कि आप शेयर इशू कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो। शेयर इशू करने का मतलब क्या है? कि आप अपनी कंपनी के लिए फंडिंग रेज कर सकते हो, या आप अपनी कंपनी के लिए सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकते हो थ्रू शेयर्स।
ठीक है। और अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो ये कंपनी शेयर इशू कर रही होती है उसके पास फंड्स आते हैं और उसके शेयर्स इशू हो जाते हैं एट द पब्लिक लेवल। और जितने भी लोग इसको खरीदना चाहते हैं, जो डीमैट ट्रेडर्स होते हैं, वो इसके शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है। So now a direct listing of securities by the domestic companies will be permissible in the foreign jurisdiction through IFSC. ठीक है। And then there will be this fund जो 33,000 करोड़ का फंड होगा। ठीक है। जिसको बोला गया है क्या, दैट CDMDF, दैट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, जो गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएगी। एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। Plus, there will be this AMC, that is Asset Management Company, Repo Clearing, Repo Clearing Unit। ठीक है। तो दिस कॉर्पोरेशन, रेपो क्लियरिंग लिमिटेड जिसका नाम है, ठीक है, दिस कंपनी जो यहाँ पे सेटअप की गई है, व्हाई इज दिस बीइंग सेटअप, और ये इसको फंड कौन करेगा, इसको फंड करेगा सेबी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन होती है, जो किसी कंपनी के, जो बाकी सारे कंपनीज के शेयर्स को मैनेज करती है, इसीलिए उनको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है। और अब ये कंपनीज यहाँ पे क्या करेंगी, और या ये जो कंपनी यहाँ पे है जिसका नाम है AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, इसको फंड करेगा सेबी और AMCs। कोई भी AMC जो है वो इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। और ये कंपनी क्या करेगी, ये हेल्प करेगी ट्रेड में। ठीक है। शेयर्स जो ट्रेड होंगे एक दूसरे के, उनको क्लियर कराने में, उनका सेटलमेंट कराने में, ये काम होगा किसका, AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड का। एंड दिस AMC रेपो क्लियरिंग यूनिट, दिस विल बी एन मीडिएटर बिटवीन NSE BSE, है ना। ठीक है। एंड देयर विल बी द इन्वेस्टर्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे होगी कंपनीज जो लिस्ट करेंगी। सो दिस इज अ ट्राईपार्टाइट, और यू कैन सी दिस इज अ ट्राई पार्टी रेपो जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में हो रहा है। ठीक है। हाँ, आई नो वी आर यूजिंग हाई लेवल टर्म्स हेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रहा है दैट फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड या जो ये फॉरेन फंडिंग है जो रेस हो रही है यहाँ पे, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है समझने में, आप इस नंबर पे कॉल करना मुझे। ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। मैं ही क्लियर करूंगा, आपकी बात हो जाएगी। आप मेरा नाम ले लेना और इनसे पूछ लेना दैट आई नीड टू टॉक टू इसके सर, और आपको हेल्प कर दिया जाएगा मुझसे कनेक्ट करने में। ठीक है। देन अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप फॉर रेपो ट्रांजैक्शंस। अब ये रेपो ट्रांजैक्शंस आपने शायद सुना होगा, रेपो वर्ड, है ना, दैट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। सो दिस इज एक्चुअली अग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज। एक इन्वेस्टर होगा, एक कंपनी होगी जो शेयर इशू करेगी, और उनके बीच में होंगे दीज स्टॉक एक्सचेंजेस। और इन स्टॉक एक्सचेंज को, अब इन तीनों चीजों को सेटल करने के लिए, इनके बीच का सेटलमेंट करने के लिए होगी दिस AMC, दैट इज रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, कंपनी और PSU यूनिट जो अभी सेटअप होने वाला है। This platform will be regulated by AMCs, insurance companies. This platform will help in all the regulated entities, चाहे जो AMCs हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, मार्केट मेकर्स हो, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, उन सब के लिए ये इजी हो जाएगा कि वो फंडिंग रेज करे या वो ट्रेड करे इन दी ग्लोबल मार्केट। और यहाँ से इंडिया की कंपनीज को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का पुश मिल सकता है, और यहाँ से बहुत हेल्प हो सकती है। हाउएवर देयर आर इश्यूज, ठीक है, ऑल्सो इन दिस थिंग, बट वो इश्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। इश्यूज लाइक कि अब अगर आप ग्लोबल मार्केट को टैप कर रहे हो, ग्लोबल कैपिटल को टैप कर रहे हो, तो अगर आपको याद होगा तो वहां पे ना एक वोडाफोन का केस था। ठीक है। वोडाफोन डच कंपनी का केस था। और अगर आपको वो केस याद हो तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है कि एक कंपनी
दूसरी सब्सिडियरी कंपनी खोलती है, फिर तीसरी सब्सिडियरी कंपनी खोलती है कहीं और, फिर चौथी सब्सिडियरी कंपनी खोलती है कहीं और, फिर वो इस कंपनी को खरीद लेती है। इवेंचुअली ये दो कंपनीज इंडिया में होती है, ठीक है, और ट्रेड इन दो कंपनीज के बीच में होता है, जो दो अलग अलग कंट्रीज में कंपनीज होती है। तो दिस मेस अप एंड देयर विल बी मोर कॉम्प्लेक्सिटीज in trading. However, with the setup of a gift city, that is IFSC, ठीक है, IFSC के सेटअप के बाद there are least chances of this thing happening, ठीक है, कि इतना ज्यादा दिस राउंड ट्रिपिंग हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत हिट कर सकती है इस चीज से, बट यस, इट्स ऑल टुगेदर द थिंग इज कि कल आप देखोगे इस पे एक एडिटोरियल आएगा, ठीक है, उस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल क्लियर योर डाउट्स। फर्दर मैंने आपको नंबर दे दिया, अगर आपको कोई और डाउट होगा यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ गुड लक फॉर योर डे अहेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर टैपिंग इन। गुड बाय।